नमस्कार श्रोते हो. रसिक श्रोते हो, दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. श्रोते हो नमस्कार. 90.4 मेगाहर्ट्स रेडिओ वसुंधरावरून मी सौ आशा मोरे सर्व रसिक श्रोत्यांचं हार्दिक स्वागत करते आणि सर्व रसिक श्रोत्यांना वसुंधरा वाहिनीच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते. रसिक श्रोते हो, दिवाळी म्हटलं की झगमगते दिवे, दारावर लावलेले आकाशकंदील, घरातल्या फराळाचा खमंग वास आणि फटाकड्यांची आतषबाजी. पण उत्साह आणि जल्लोषाच्या वातावरणात आपण आपल्या आरोग्याकडं, सुरक्षिततेकडं आणि पर्यावरणाच्या हानीकडं दुर्लक्ष करतो. दिवाळी साजरी करताना आपल्याला आपल्या आसपासच्या परिसराचा, लोकांचा विसर पडू नये. दिवाळीतला फराळ खाताना आपल्या आरोग्याचाही विचार केला पाहिजे. दिवे लावताना सुद्धा सुरक्षिततेची काळजी घेतली पाहिजे. दिवाळी साजरी करताना आपल्यामुळे निसर्गाला हानी पोहोचणार नाही याची देखील काळजी घेतली पाहिजे. या दृष्टीनं आपली ही दिवाळी सुरक्षित कशी होईल याविषयीचा हा खास कार्यक्रम. म्हणूनच वसुंधरा वाहिनी आपल्यासाठी घेऊन आली आहे दिवाळी विशेष कार्यक्रम सेफ दिवाळी हॅपी दिवाळी. सहभाग झोन फॉर सोल्युशनचे डायरेक्टर, आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे सल्लागार श्रीयुत नकुल तरुण आणि त्यांच्याशी संवाद साधला आहे वसुंधरा वाहिनीच्या केंद्रप्रमुख सौ आशा मोरे यांनी. नमस्कार श्रोते हो. वसुंधरा वाहिनीच्या 90.4 मेगाहर्ट्झवर सर्व रसिक श्रोत्यांचं मी सौ आशा मोरे मनपूर्वक स्वागत करते. सर्व श्रोत्यांना सुरुवातीला दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. श्रोते हो, दिवाळी हा दिव्यांचा सण आहे. लहान मोठे, आबाल वृद्ध सर्वांचा आनंद उत्साहाचा सण आहे. मुलांना फटाके उडवायला मिळत असल्यामुळं मुलं या सणाची आतुरतेनं वाट पाहत असतात. परंतु मुलांच्या सुरक्षित दिवाळीसाठी आपल्याला काळजी घेणं गरजेचं आहे. हे सुरक्षिततेचे आयाम काय आहेत हे आज आपण सुरक्षित दिवाळी हॅपी दिवाळी या कार्यक्रमातून जाणून घेणार आहोत. आज या कार्यक्रमात माझ्याबरोबर आपल्याशी संवाद साधणारे तज्ज्ञ आहेत झोन फॉर सोल्युशनचे डायरेक्टर श्री नकुल तरुण सर. ते भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या NDRF आणि नागरी संरक्षण महासंचालनालयात डायरेक्टर होते. MHAच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील संपूर्ण जिल्ह्यांचे अग्निधोका आणि जोखीम विश्लेषण यशस्वी केलं आहे. एक भारतीय अग्रणी आपत्ती व्यवस्थापन संस्था झोन फॉर सोल्युशनचे संस्थापक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांनी दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना सार्कच्या आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रातही काम केलं आहे. सार्क ही एक प्रादेशिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जिथे अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भारत, भूतान, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका हे भागधारक आहेत. सार्क प्रदेशातील नैसर्गिक आपत्तीवरील जलद प्रतिसादावरील कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते जबाबदार होते. या प्रक्रियेत त्यांनी प्रादेशिक प्रतिसादासाठी मानक कार्यप्रणाली विकसित केली. सर मध्य प्रदेशमध्ये कार्यरत असल्यामुळे ते आपल्याशी हिंदीमधून संवाद साधतील. शक्यतो आपण ते समजू शकाल याची मला खात्री आहे. तरी मी मराठीतून अनुवाद करेन. श्रोताओं, कहते हैं कि किसी भी त्योहार को अगर आप सावधानी और पूरी जानकारी के साथ मनाते हैं तो वह हमेशा अच्छे और खुशहाली वाले पल देता है. वैसे तो दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है. ऐसे में कैसे आप खुद को और अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं, आइए जानते हैं सेफ दिवाली हैप्पी दिवाली इस कार्यक्रम में. नमस्कार, मैं हूँ विद्या प्रतिष्ठान वसुंधरा वाहिनी बारामती से आशा और मेरे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ झोन फॉर सोल्यूशन के डायरेक्टर श्री नकुल तरुण जी. श्री नकुल तरुण जी NDRF के महानिदेशालय और नागरी सुरक्षा गृह मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक रह चुके हैं. गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल में उन्होंने देश के संपूर्ण जिलों के अग्नि जोखिम और जोखिम विश्लेषण को सफलतापूर्वक पूरा किया. आज उन्हें भारत के अग्रणी आपदा प्रबंधन संगठन जोन फॉर सोल्यूशन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है. उन्हें भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय कल्याण एजेंसियों की सेवा करने का अवसर मिला। इन अवसरों ने उन्हें हमारे समाज के गहरी समस्याओं को समझने में मदद की, मदद हुई और परोपकार और मानवता की ओर करीब लाया। उन्हें इन मूल्यों को समझने में अच्छी मदद मिली और समाज को उनके सलाहकार के रूप में हम जोड़ते हैं। उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र में भी कार्य किया। सार्क एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के हितधारक है। वह सार्क क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा पर त्वरित प्रतिक्रिया पर समझौते को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की है। सर नमस्कार और वसुंधरा वाहिनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आशा जी और वसुंधरा वाहिनी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोते हो सरांना मी पहिला प्रश्न सुरक्षित दिवाळी विषयी विचारणार आहे। सर, दिवाली में बच्चे पटाखे जलाते हैं, इसमें कई बच्चों के साथ कुछ हादसे घटते हैं, तो श्रोताओं की ओर से मेरा आपसे यह सवाल है कि सुरक्षित दिवाली कैसे मनाई जाए? देखिए, सुरक्षित दिवाली क्या होती है पहले ये अगर एक बार समझ जाएं तो कैसे मनाएं ये समझ जाएंगे। अच्छा। सुरक्षित दिवाली का मतलब ये होता है कि जिस दिवाली में किसी को भी कोई इंजरी ना हो, किसी को भी चोट ना लगे, और वो किसी का मतलब आदमी भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, बिल्कुल है ना, और एनिमल भी हो सकता है। बिल्कुल सर। तो एक ऐसा दिवाली हो जिसमें किसी का हम हार्म नहीं पहुंचाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, ह्यूमन बीइंग, इन्वायरमेंट एंड एनिमल। तो ऐसे दिवाली को हम सेफ दिवाली कहेंगे और इस तरह से दिवाली मनाएं कि किसी को चोट न लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो वो सेफ दिवाली हुआ हमारा। बिल्कुल सर, पटाखे जलाते समय क्या खबरदारी लेनी चाहिए? सर, आपने पहले बताया कि सुरक्षित किसे कहते हैं, लेकिन सुरक्षित दिवाली कैसे मनाई जाए इसके बारे में तो आपने बताया नहीं है। अच्छा, सुरक्षित दिवाली मनाने के लिए हमें सबसे पहले कोशिश ये करना चाहिए कि अगर क्रैकर्स न जलाना पड़े तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि क्रैकर्स एक हजार्ड है। क्रैकर्स से खतरा उत्पन्न होता है। बिल्कुल। अगर पिछले साल का ही डेटा देखें तो क्रैकर्स की वजह से कोई 7 लोगों की डेथ हो गई थी। बाप रे। केवल एक हॉस्पिटल का अगर आप डेटा देखें, मैं जयपुर के मान सिंह का हॉस्पिटल के जो सवाई मान सिंह माधो हॉस्पिटल है उसका डेटा मैं बताता हूँ। वहाँ पे 498 लोग हॉस्पिटलाइज हुए। मैं एक हॉस्पिटल का डाटा बता रहा हूँ, तो आप अंदाजा लगाएं पूरे भारत में कितने लोग होते होंगे जिनको नुकसान होता होगा, क्रैकर्स की वजह से चोट लगती होगी। तो हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि जो हार्मफुल क्रैकर्स हैं इससे बचें। तो क्या करें हम लोगों को? अगर पहली बात तो कि न यूज करें, अगर करना ही है तो हम लोगों को जो सर्टिफाइड वेंडर्स होते हैं उनसे क्रैकर लेना चाहिए। और जो लो इंटेंसिटी के होते हैं, जो बेसिकली इंजॉयमेंट के लिए चलो थोड़ा चला लिया, खुशी मनाने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट करने के लिए पटाखे न जलाएं। अच्छा सर, अगर पटाखे जब भी जलाते हैं तो जलाते समय क्या खबरदारी लेनी चाहिए? देखिए, जब आप पटाखे जलाते हैं तो सबसे पहली खबरदारी ये लेनी है कि जब पटाखे जलते हैं तो हमें उसको अपने बॉडी से बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो ऐसे भी अगर उससे हार्म नहीं हो रहा है तो जो पटाखों से निकलने वाले गैसेस हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा पटाखा नहीं है जिसमें मेटल नहीं है, जिसमें केमिकल नहीं है। अच्छा। तो क्या है, उसके गैसेस आप इनहेल कर जाते हैं, आपके नाक से अंदर चला जाता है और बच्चों को इतनी समझ होती नहीं है। अब अगर वो मान लीजिए अगर आपके बॉडी में मेटल ऑक्साइड ज्यादा चला गया या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा चला गया तो धीरे कर आपके ब्लड में वो चला जाता है, जिससे उस बच्चे को हमेशा हेडेक रहता है, हमेशा सर दर्द रहेगा। अच्छा। हाँ, और उसे ट्रीट करने में डॉक्टर को कई साल लग जाता है। तो पहली बात तो क्यों बॉडी से बहुत दूर रहे। दूसरा है कि जब हम क्रैकर यूज कर रहे हों
तो हमें पता है कि क्रैकर से फायर होता है, आग लगता है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल दिवाली में दिल्ली में कोई 300 फायर कॉल आए। ये मैं केवल दिल्ली का डाटा बता रहा हूँ, वैसे मुंबई में भी आया होगा, चेन्नई में भी आया होगा। बिल्कुल। तो आप सोचिए कितना, इसका मतलब कितना फायर हजार्ड बढ़ जाता है। तो उस आग से बचने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि जहाँ पे हम पटाखे जला रहे हैं वहाँ पे हम कम से कम 1 बाल्टी पानी रखें। कोई भी लूज कपड़ा हम नहीं पहने, जो भी कपड़े पहने हम टाइट पहने। कोई कॉटन पहने, क्योंकि वो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उसमें फायर बड़ी तेजी से पकड़ता है। अच्छा। हाँ, तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें, कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि पटाखा चला रहा है तो उसके साथ एक बड़ा आदमी का होना बहुत जरूरी है, जो समझता है कि फायर से कैसे हैंडल किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, एक मिथ और है, बच्चे ये समझते हैं, लोग ये समझते हैं कि जो हम स्पार्कल्स है या जो अनार जलाते हैं वो सेफ है। वो बिल्कुल नहीं है। जब वो जलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कोई 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप सोचिए कि गोल्ड भी मेल्ट कर जाता है। तो उस कंडीशन में कुछ भी जला सकता है। तो हम लोगों को ये सारी सावधानियां बरत करके क्रैकर जलाने चाहिए, अदरवाइज नहीं जलानी चाहिए। अच्छा सर जी, अगर कई बार खबरदारी लेने पर भी बच्चों के साथ इंजरी या जलने का हादसा हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई बच्चा जल गया है तो हम लोगों को ये बात बिल्कुल समझना चाहिए कि जहाँ पे जला हुआ पार्ट है उस जगह पे हम लोग ठंडा पानी से उसका हाथ को, चाहे जो भी बॉडी का पार्ट जला है वहाँ पे ठंडा पानी डालें। अच्छा। लेकिन ठंडा पानी का मतलब हुआ कि नॉर्मल वाटर, ऐसा ना करें कि हम लोग उस पे आइस के क्यूब ना रखें, क्योंकि उससे नुकसान हो जाता है। अच्छा। फिर दूसरा क्या है कि जहाँ पे जल गया है वहाँ पे कोई भी ऑइलमेंट वगैरह ना लगाएं हम लोग, जैसे सन क्रीम वगैरह लगा देते हैं लोग, बोरोलिन ये सब लगा, वो सब ना लगाएं, क्योंकि ये नॉर्मल जलन नहीं होता है। ये जब पटाखों से कोई भी पार्ट अगर बॉडी का जलता है तो बेसिकली वो केमिकल होते हैं पटाखे में, तो उसका पार्ट भी आपके बॉडी में आ जाता है जहाँ पे जलता है घाव में। तो ये नॉर्मल बर्निंग नहीं होता है, इसलिए इसको आप इलाज इसका नहीं कर सकते। तुरंत ही क्या करना चाहिए हम लोगों को कि जो ड्राई बैंडेज होता है, कॉटन वाला स्टाइल बैंडेज जिसे बोलते हैं, उससे उसे ढक करके और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। क्या होता है, अगर फफोले हो गए हों तो उसे बिल्कुल आपको फोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप फफोले फोड़ देंगे तो जो बाहर गन पाउडर पड़ा हुआ था आपके स्किन पे, अब वो आपके फ्लैश पे लग जाएगा। अच्छा। और वो गन पाउडर जो है वो कई केमिकल से मिल करके बना हुआ होता है, तो आपको इंटरनल हार्म पहुंचाएगा। इसलिए ब्लिस्टर्स बिल्कुल नहीं फोड़ना चाहिए। वो काम के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर समझता है कि कैसी बर्निंग है और उसका क्या इलाज करना है। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मतलब है हमें घर में फर्स्ट एड का यूज नहीं करना है? बिल्कुल, आप केवल पानी से धोइए उसको। हाँ। और 20 मिनट तक। अच्छा। और बैंडेज करके डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा अच्छा। सर, हम लोग आमतौर पे कम मात्रा में पटाखे खरीदते हैं, फिर भी हादसे घटते हैं। अभी तो आपने एक ही शहर का बताया, एक हॉस्पिटल का, एक अस्पताल का बताया, तो फिर पटाखों की दुकानदारों को हादसों से बचने के लिए, वहाँ तो बहुत सारे पटाखे होते हैं, तो पटाखों की दुकानदारों को हादसों से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये बात आपने सही कहा। हर साल कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस साल ये केस नहीं आता है। हाँ। कि आपके शहर में भी, हमारे शहर में भी फला पटाखे की दुकान में आग लग गया। हाँ। और ये रेगुलर इवेंट होता है। उससे बचने का तरीका ये होता है कि इन्हें आइडिया ही नहीं होता कि पटाखा को स्टोर कैसे करना है। ये क्या करते हैं, पटाखों के डब्बों के ऊपर रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जगह कम होता है, और एक स्टैक सा बना देते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर एक भी पटाखा जला तो बाकी सबको जला देगा वो। बिल्कुल। तो 2 पटाखों के डब्बों के बीच में एक बफर डिस्टेंस होना चाहिए, सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, कि जिससे अगर एक जल भी जाए तो बाकी सबको न जलाए वो। अच्छा। तो सर, ये स्टॉल तो हम जब देखते हैं तो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, और आपने बताया इसी तरह पटाखे लगाए हुए होते हैं। हाँ, तो अब वो क्या है, वो स्टॉल अगर सब एक साथ आपने लगा दिया लाइन से, क्या है 50 दुकान, जिस दिन बर्निंग होगी वो 50 एक साथ ही जल जाएगी। हाँ। तो होना ये चाहिए कि 2 स्टॉल के बीच में सेफ डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा।
कि अगर एक में बाई मिस्टेक बर्न हो भी गया तो एक ही स्टॉल जलेगा ना, बाकी बच जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो बाकी के पटाखे हैं जो सेल में आए हैं वो तो चलिए बाहर रखा है आपने, बाकी की जो पटाखे हैं जिनको सेल नहीं करना है अभी, स्टोर किया हुआ है, उसे हार्ड बॉडी कंटेनर में रखना चाहिए, जैसे स्टील के बॉक्स में रख सकते हैं आप। अच्छा। कि अगर हाँ अलग अलग बॉक्स है, मगर एक बक्सा का बाहर अगर कुछ मान लीजिए कोई पटाखे चल भी गए तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, ये कार्डबोर्ड के डब्बों में बॉक्स में रखते हैं तो एक भी चिंगारी जो है वो पूरे बाजार को जला देता है। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने लायक है, जो दुकानदार हैं, जो सेलर्स हैं, जो गोडाउन्स वाले हैं उनके लिए। और सर, सरकार द्वारा पटाखों की दुकानदारों को लाइसेंस होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, सरकार इसे देखिए, होता ये है कि कुछ राज्य है जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में तो 100% क्रैकर बैन है, आप किसी तरह के भी पटाखे नहीं जला सकते, सरकार की तरफ से बैन है। अच्छा। बाकी के कुछ राज्यों में इसकी छूट है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ऐसे इनके पीछे नहीं पड़ी रहती है कि आप ऑथराइज वेंडर से पटाखे लीजिए। उसका रीजन ये होता है कि जो अनऑथराइज मैन्युफैक्चरिंग होती है जो पटाखों की, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये केमिकल्स के बने होते हैं और केमिकल का अगर आप समझिए कि अगर 1 ग्राम भी कम ज्यादा हुआ तो उसका इफेक्ट अलग होगा, है ना। तो टाइमिंग डिफरेंट हो जाता है उसके ब्रस्ट करने का। तो जो अनऑथराइज वेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, मेजर करने के लिए जैसे एक डब्बा रख लेंगे, उस डब्बे से केमिकल लेंगे, जिसके वजह से क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्रिएट नहीं हो। लेट से कि एक क्रैकर एक पटाखा है जिसमें आप देखते हैं पलीता लगा हुआ होता है, तो उसमें टाइम होता है कि इसको लगाने के बाद ये 20 सेकेंड के बाद फटेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड है। लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड है उसका क्या, वो तो लगाया फट जाएगा और ब्रश कर जाएगा, तो जो उसको बर्न कर रहा होगा उसका वो आगे का पार्ट जो पूरा होता है, फेस, हैंड और चेस्ट, वो बर्न हो जाता है। तो इसलिए अनऑथराइज वेंडर से, अनऑथराइज तरीके से इलीगल पटाखों का कभी भी यूज तो नहीं करना चाहिए। श्रोते हो, आत्ताच आपल्याला सरांनी मैं जेव्हा प्रश्न विचारला की पटाखे जलाते समय क्या खबरदारी लेनी चाहिए, तो सरांनी सांगितलं की आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे। त्या फटाकडे जे पेटवत आहेत त्या मुलांच्या जवळ मोठ्या एक कुठल्याही घरातल्या कुटुंबातल्या की जे जबाबदार आहे त्या व्यक्तीने त्यांच्या जवळ थांबलं पाहिजे। त्या मुलांच्या अंगावरचे कपडे सैल असायला नाही पाहिजे, म्हणजे त्या मुलांचे कपडे फिट असायला पाहिजेत, ते कॉटनचे असावेत, जेणेकरून नायलॉन असे कपडे लवकर पेट घेतात। तर असे कपडे आपल्या मुलांच्या अंगावर नसावेत याची आपण पालकांनी दक्षता घ्यायला पाहिजे। आणि दुसरं म्हणजे फटाकडे खरेदी करताना लायसन्स धारक फटाकड्याच्या स्टॉल वरूनच फटाकडे घेतले पाहिजेत, की जेणेकरून ते फटाकडे प्रोडक्शन करताना सुद्धा योग्य ती काळजी जे सरांनी सांगितलं ते आपल्या लक्षात आलंच असेल। तर अशी आपण काळजी घेऊयात की फटाकडे खरेदी करताना पासून ते फटाकडे उडवेपर्यंतची ही काळजी आपण कशी घ्यायची हे सरांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे। सर, मेरा अगला सवाल है कि फुलझड़ी जैसे कुछ किस्म के पटाखों की सिफारिश हमेशा की जाती है, इसमें धोखादायक क्या असर होते हैं? देखिए, ये फुलझड़ी जिसको बोलते हैं आप, लोग ये समझते हैं कि ये सेफ है। हाँ। ये भी सेफ नहीं है। आपने नोट किया होगा कि जब वो जलते हैं तो जो उसका रॉड एंड में बचता है वायर जिसमें वो मसाले लगे हुए होते हैं, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, रेड हो जाता है बर्न हो करके। हाँ। और वो आप बच्चे क्या करते हैं, उसको फुलझड़ी को जलाया और जला करके कहीं भी फेंक दिया उसने गार्बेज में। हाँ। या का मान लीजिए कि पुआल का रूफ है, छत है, क्योंकि सभी लोगों का कंक्रीट का छत नहीं होता है ना। पिछले साल झारखंड में एक गवर्नमेंट ऑफिसर का जो घर था, उनका पुआल का घर बना हुआ था और ये स्पार्कल के रॉड किसी ने यूज करके उनके छत पे फेंक दिया, जिसकी वजह से उनके घर में आग लग गया और उस ऑफिसर की डेथ भी हो गई। बाप रे। फायर से। हाँ। तो हम लोग को वो बिल्कुल सेफ नहीं है, बच्चों के लिए भी सेफ नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी सेफ नहीं है। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो एक बाल्टी पानी रखें, यूज करने के बाद उस रॉड को उसमें भिगो दें। हाँ हाँ। तर श्रोते हो, आपल्याला आता सरांनी सांगितलं की आपण जेव्हा फुलबाजे मुलांना देतो पेटवण्यासाठी त्याला आपण सुरक्षित समजतो, तर तेही सुरक्षित नसतं। त्याचं कारण असं आहे की मुलं फुलबाजे पेटवतात आणि ते संपल्यानंतर जवळपासच्या कुठल्याही एरियामध्ये टाकून देतात। तर ते कदाचित छत असेल, झोपडी असेल तर ती लगेच पेट घेऊ शकते, कारण ते शेवटपर्यंत जळलेलं नसतं।
तर ते अधिकच धोकादायक होऊ शकतं. दुसरी गोष्ट अशी आहे की फुलभाज्या जळत जळत आपल्या बोटांपर्यंत, जिथं आपण पकडलेला आहे तिथपर्यंत येऊ शकतो आणि येतो. ती तार पण भाजू शकते. तर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे एखादी बादली पाण्याची आपल्या जवळ ठेवली पाहिजे आणि फुलभाज्या संपल्यानंतर ती काडी किंवा ती तार त्या बादलीमध्ये टाकली पाहिजे. त्यानंतर मी सरांना पुढचा प्रश्न विचारते. सर, कई बार खरीदे हुए सभी पटाखे जलाए नहीं जाते, ऐसे में बचे हुए पटाखों को दिवाली के बाद कैसे नष्ट किया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा आशा जी। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग करते क्या है कि जो बचा हुआ पटाखा है वो या तो किसी को दान दे देते हैं, जैसे आपके घर में जो काम करती है या कोई कपड़ा प्रेस करता है। मेरे तरफ से पटाखा डोनेट करने का चीज नहीं है, गिफ्ट देने का चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि ये एक हजार्ड है। हाँ। अब जो आप दे रहे हो दूसरे को हार्म पहुंचेगा। तो अनयूज्ड पटाखों को कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। तो करें क्या, उसको सीधे गार्बेज में भी मत फेंकिए, क्योंकि आप फेंकेंगे उसको, अब वो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके डस्टबिन से फिर डंप यार्ड में जाएगा जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ होता है। और वहां जाने के पहले क्या होता है, उसकी सेरीगेशन होता है, जो लोग कूड़े बीनते हैं, जो अलग करते हैं। अब आपने देखा होगा जितना भी डंप यार्ड होता है वहाँ पहले से फायर हुआ होता है कूड़े में, क्योंकि अमोनिया निकलता है, उसमें आग लग जाता है। हाँ। अब वहाँ पे आपने बॉम्ब फेंका तो और भी जलेगा, जो वर्कर्स है वो सब हार्म होंगे, उनका नुकसान होएगा। कई बार ऐसा दुर्घटना हो चुका है। तो बेहतर तरीका ये है कि जो भी अनयूज्ड पटाखे हैं जो बच गए हैं या नहीं चले हैं, उन सबों को एक बाल्टी पानी में भिगो करके, और तो क्या फिर उसके बाद वो नॉर्मल गार्बेज हो गया, तब उसको आप वेस्ट में डालें, कूड़े में डालें। उसके पहले उसको कूड़े में नहीं डालना है। अच्छा श्रोते, कधी कधी आपण दिवाळीला घेतलेले फटाकडे सगळे वापरले जात नाहीत, त्यातले काही शिल्लक राहतात. फक्त दिवाळीलाच नाही तर आपण लग्न कार्य असेल तर लग्नामध्ये सुद्धा आपण आतषबाजी करत असतो आणि त्यामध्ये सुद्धा खूप सारे फटाकडे शिल्लक राहतात. तर असे शिल्लक राहिलेले फटाकडे आपण कोणाला तरी देतो. तर शिल्लक राहिलेले फटाकडे दुसऱ्याला देणं हे म्हणजे त्याचं नुकसान केल्यासारखंच आहे. तर असे फटाकडे देऊ नयेत किंवा दान करू नयेत आणि ते आहेत असे डस्टबिन मध्ये किंवा उकिरड्यावर किंवा कचरा टाकतो त्या कचरा कुंडीमध्ये टाकून देऊ नयेत, कारण ते हार्मफुल होऊ शकतं. तर काय केलं पाहिजे, तर आपण एखाद्या बादलीवर पाणी घेऊन त्याच्यामध्ये बुडवावेत आणि त्यानंतर त्याचं हार्मफुलनेस तो कमी होईल आणि मग ते आपण टाकून देऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपण त्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे. यानंतर मी पुढचा सरांना प्रश्न विचारते की सर, कई बार पटाखे को आग लगाने के बाद भी वो नहीं जलते, तो दोबारा जलाने का प्रयास बच्चों की ओर से किया जाता है, यह कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, इस बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, एक्चुअली जो पटाखों का भी एक स्टैंडर्ड है कि जब उसका कोई जितना बड़ा पटाखा होता है, आपने नोट किया होगा, उसी के हिसाब से उसके पलीते की लंबाई होती है। हाँ। अब आपने एक बार जलाया, अब वो आधा पलीता जल गया या 90% पलीता जल गया और बाकी नहीं जला, तो अब अगर आप दोबारा जलाएंगे तो उसको टाइम नहीं देगा आपको भागने का वहां से। हाँ। जैसे ही आप जलाएंगे तभी फट जाएगा वो। हाँ। तो इसलिए इस तरह के जो क्रैकर्स हैं, जो आपने एक बार चलाया और नहीं चला, उसे बिल्कुल रिकलेक्ट करके नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अब जो है उसके पलीते की लंबाई छोटी हो गई है और रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल सर। तो उसे छोड़ देना, उसे बिल्कुल वैसे ही कल हो करके भिगो करके बाल्टी में और फिर गार्बेज में डाल देना चाहिए। बिल्कुल सर. श्रोते हो, आपल्याला आता सरांनी सांगितलं की बऱ्याच वेळा लहान मुलं एखादी फटाकडी किंवा एखादा ॲटम बॉम्ब पेटला नाही तर आपण पुन्हा तो पेटवण्याचा प्रयत्न करतो. अगदी तो बंद झालाय, संपलाय असं समजून जवळ जातो, त्याची वात संपलेली असते, ती वात बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग जेव्हा पेटवतो तेव्हा त्याचं ते जळण्याचं प्रमाण आहे ते अगदी जवळ आलेलं असतं आणि तो तितका वावच देत नाही की आपल्याला पळून जाता येईल. एरवी आपण जेव्हा वात बाहेर असते त्यावेळेला पेटवतो आणि पळून जातो, लांब जातो. त्यावेळेला तो मग आपण जेव्हा दूर जातो त्यावेळेला तो फुटतो. पण जेव्हा आपण तो पुन्हा पेटवतो त्यावेळेला त्याचा स्फोट लगेच तिथल्या तिथं होतो आणि तो आपल्याला जास्त धोकादायक होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्याला नुकसान जास्त पोहोचतं. तर अशा वेळेला आपण तो पुन्हा पेटवण्याचा प्रयत्न करू नये. सर, मेरा और एक अलग सवाल है, महिलाओं के बारे में है जो इस समय दिवाली में व्यंजन बनाते हो, जलने के हादसे कई बार होते हैं.
तो उससे बचने के लिए बच्चों को भी कई बार ऐसे हादसों से गुजरना पड़ता है। तो नहीं, बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि दिवाली में ज्यादा व्यंजन बनता है, किचन का ज्यादा काम होता है। हाँ। तो बर्निंग के केस आते हैं। हाँ। हम और मोस्टली जो ये बर्निंग का केस होता है वो वाइल्ड बर्निंग होता है कि जब आप कुछ तल रहे होते हैं। हाँ। और उससे जो है वो या तो तेल गिर जाता है। हाँ। देखिए, इसके लिए प्रोसेस होता है कि कढ़ाई जब भी हम पकड़े तो क्या करते हैं महिलाएं कि तेल से भरा हुआ कढ़ाई एक हाथ से पकड़ लेंगी। कभी नहीं पकड़ना चाहिए एक हाथ से कढ़ाई। कढ़ाई में इसीलिए 2 हैंडल बनाया गया है, वरना एक ही हैंडल लगाते हैं, उसमें 2 हैंडल क्यों लगाया हम लोगों ने? हाँ, बिल्कुल, वो बैलेंस इसीलिए लगाया है कि नहीं दोनों तरफ से पकड़िए। नहीं तो होता क्या है, एक हाथ से कुछ और पकड़ रही होंगी, एक हाथ से वो पकड़ लेंगी। फिर क्या होता है कि जब भी किचन में काम करें हम लोग तो बिल्कुल मोटा थिक कपड़े का एप्रेन लगा करके काम करें, खास करके जब तेल के साथ काम कर रहे हैं तो कि जिससे कि अगर तेल का कुछ वो निकले भी कढ़ाई से तो आपका जो फ्रंट पोर्शन है वो पेट वगैरह वो न जलाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और जिस समय आप किचन में तेल से कोई चीज तल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस समय किचन में बच्चों को बिल्कुल, ऐसे तो किचन में बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए, लेकिन खास करके जिस समय तेल के साथ काम कर रहे हैं, गरम तेल के साथ काम कर रहे हैं, उस समय बच्चों को किचन में एंटर नहीं करने देना चाहिए। अच्छा। और सर, कपड़े के बारे में भी? कपड़ों के बारे में ये है कि हमेशा कोशिश है कि किचन में जो काम कर रहे हैं सिंथेटिक कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जो है वो फायर कैच करता है। लूज कपड़ा मत पहनिए। कई बार ये देखा गया है कि आप आजकल क्या है, गैस स्टोव में 4-4 स्टोव होते हैं। एक स्टोव पे आप काम कर रही हैं, तब तक इधर पता चला चुन्नी में आग लगा हुआ है। तो हम लोगों को लूज जो क्लोथिंग होती है वो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। वेन यू आर वर्किंग विथ स्टोव, टाइट कपड़े हों और बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। आग जो है वो किचन में बहुत ही जरूरी है हमारे खाने पीने जीने के लिए, लेकिन 90% जो घर में आग लगता है वो किचन से ही शुरू होता है और वो हमारी गलतियों की वजह से होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल. श्रोतेहो, मी आत्ताच सरांना असा प्रश्न विचारला की दिवाळीमध्ये आपलं जेवढे काही पदार्थ होतात ते तळून आपण करत असतो, त्यावेळेला काही महिलांना देखील भाजण्याच्या घटना घडतात आणि त्याचबरोबर महिला जेव्हा तळत असतात तेव्हा लहान मुलं अचानक पळत येतात घरात, त्या महिलांच्या गळ्यामध्ये हात घालतात, आई पाठीमागून मिठी मारतात. तर अशा वेळेला काही दुर्घटना आईसोबत घडते किंवा मुलांच्या सोबत घडते. तर हे टाळण्यासाठी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कढईचा वापर, उकळत्या तेलाची कढई खाली उतरवून ठेवताना त्याच्या दोन्ही हँडलचा वापर करावा. तिथं एखादा जाड चांगला कॉटनचा कपडा हाताला दोन्ही हातात पकडता येईल अशा कपड्याचा वापर करावा. काम करणाऱ्या महिलांच्या अंगावरचे कपडे सुती असावेत, ते फिटिंगचे असावेत. लूज कपडे किंवा ओढणीवाले ड्रेस त्यावेळेला वापरू नयेत आणि एका वेळेला 2 कामं करू नयेत. आणि जेव्हा काम चालू असतं तळण्याचं त्यावेळेला मुलांना रिस्ट्रिक्टेड किंवा आत येण्याची मुभा ठेवू नये. तर या काही दक्षता घेतल्यास या घटना आपण टाळू शकतो. सर आपने अपना कीमती वक्त देकर हमें सुरक्षित दिवाली मनाने के तरीके बताए. इसमें बड़े बुजुर्गों का क्या रोल होना चाहिए, कपड़े किस तरह के पहनने चाहिए, इसके सुझाव दिए. मैं समझती हूँ इसका परिणाम हमारी दिवाली निश्चित तौर से सुरक्षित होगी. हमारे श्रोताओं की ओर से जरूर ली जाएगी. सर, विद्या प्रतिष्ठान वसुंधरा वाहिनी बारामती की ओर से मैं आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ. धन्यवाद. आपको भी आशा जी और आपके श्रोताओं को भी हैप्पी दिवाली. थैंक यू. हैप्पी दिवाली सर. थैंक यू. श्रोतेहो, आत्ताच आपण सेफ दिवाळी हॅपी दिवाळी हा कार्यक्रम ऐकलात. या कार्यक्रमामध्ये सहभागी विशेषज्ञ होते आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे डायरेक्टर श्रीयुत नकुल तरोन आणि त्यांच्याशी संवाद साधला होता सौ आशा मोरे यांनी. प्रस्तुती होती 90.4 मेगाहर्ट्झ वसुंधरा वाहिनी बारामती या कम्युनिटी रेडिओ केंद्राची. धन्यवाद. आपल्या आरोग्यपूर्ण दिवाळीसाठी वसुंधरा वाहिनीच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा.